हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज बात करेंगे सेमेस्टर 1 डीएससी 1 के एक चैप्टर के बारे में, प्रिंस गैरल नैरेटोलॉजी, द फॉर्म एंड फंक्शनिंग ऑफ नैरेटिव। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज, पार्ट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी इंग्लिश ऑनर्स सेमेस्टर 1। आप सभी इस प्लेलिस्ट के बारे में जानते हैं। इस प्लेलिस्ट के थ्रू आप अपनी डीएससी और डीएसई सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं। मैं हमेशा आप सबसे कहती हूँ कि जब भी किसी टॉपिक पर लिखें तो राइटर का भी ध्यान रखिए। हम लोग टॉपिक को बड़े अच्छे से समराइज कर लेते हैं, समझ लेते हैं, राइटर को नहीं समझते एट टाइम्स। आई एम नॉट सेइंग एवरीवन डज दैट, ऑल द फिंगर्स cannot be alike, but at times we do that. राइटर को इग्नोर कर देते हैं, जिनका प्रोडक्ट हम पढ़ रहे हैं उसको इग्नोर कर देते हैं। तो राइटर के बारे में भी जानिए। अमेरिकन एकेडमिक और लिटरेरी थेरेटिशियन है ये, प्रोफेसर ऑफ रोमांस लैंग्वेज एट यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। इतना भी आप बेसिक भी आप लिख देंगे ना किसी राइटर के बारे में, तो आपका एग्जामिनर बहुत ही खुश हो जाएगा, बहुत ही इंप्रेस हो जाएगा आपसे, फॉर श्योर। 1982 की ये बुक है जिसको हम साइट करेंगे आज के वर्क में। इट इज दी नैरेटोलॉजी का मतलब क्या है? नैरेटिव की स्टडी करना, उन सभी स्ट्रक्चर्स और टेक्निक्स की स्टडी करना जो कि किसी नैरेटिव को क्रिएट करते हैं और उसके बाद रीडर की क्या परसेप्शन बनती है। बेसिकली इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो जब हम किसी स्टोरी को पढ़ते हैं, जब हम किसी नॉवेल को पढ़ते हैं तो हमारा व्यू पॉइंट क्रिएट करवाया जाता है, राइट, बाय द राइटर। राइटर उस स्टोरी को किस तरीके से हम तक पहुंचाते हैं, थर्ड पर्सन नरेटर होता है या फर्स्ट पर्सन नरेटर होता है, किस तरीके से रीडर्स को अपना एक व्यू पॉइंट क्रिएट करने के लिए परसुएट किया जाता है, दैट इज व्हाट नैरेटोलॉजी इज ऑल अबाउट। इस बुक की चैप्टर 1 और चैप्टर 4 हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही कवर करने हैं हमें। चैप्टर 1 से हम शुरुआत करेंगे। पहले साइन ऑफ आई, इंक्लूसिवनेस, नैरेटिव कैरेक्टर, मल्टीपल नैरेटर्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग प्लीज पेन एंड पेपर लेकर बैठिए और नोट करते रहिए। आपको इस वीडियो को कवर करने के बाद किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने में बहुत ही आसानी होगी। इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाए, you will be able to answer, but only if you listen to each and every point carefully और सब कुछ नोट करें तो दिस इज द सिलेबस जो कि आपको इस बुक से आएगा। पेज 7 to 16 एंड पेज 103 to 105, यहाँ पर आपका चैप्टर 4 है 103 105 में, और पेज 7 to 16 में आपका चैप्टर 1 है। तो जो कुछ भी आपका इस टॉपिक के अंडर है, that is being covered in this video, provided कि you watch the whole video carefully, taking down the notes. बुक लिखी गई थी 1982 में। इस फैक्ट को हमेशा याद रखना है आपको, राइट? कोई भी किताब कब लिखी गई थी, और मैंने आपको बताया कि सभी चैप्टर्स को कवर करेंगे। शुरुआत करेंगे फर्स्ट चैप्टर से। इन दी फर्स्ट चैप्टर कॉल्ड नैरेटिंग, ही यानी कि राइटर प्रिंस गैरल एनालाइजेस द फिगर ऑफ द नैरेटर इन लिटरेचर एंड वेरियस implicit and explicit ways in which the narrating voice functions in literary text. नैरेट किस तरीके से किया जाता है, कौन कौन से implicit और explicit ways होती हैं जिसकी वजह से कोई भी स्टोरी हम तक पहुंचती है। नेक्स्ट जो फोर्थ चैप्टर हम करेंगे, दैट इज रीडिंग नैरेटिव। ही शिफ्ट्स हिज कंसर्न फ्रॉम ऑथर टू द रीडर। अब थोड़ा सा तो रीडर को भी एनालाइज करना बनता है ना। रीडर्स की वजह से ही तो किसी बुक की इंपॉर्टेंस होती है। वो एनालाइज करते हैं कि हाउ रीडर्स शेप द टेक्स्ट एंड गिव देम मीनिंग, है ना। बहुत बार हमने सुना है कि कोई भी सेलिब्रिटी बनता है तो फैंस की वजह से, ऐसे ही कोई भी राइटर बनता है तो रीडर्स की वजह से। The prescribed section from Prince's book form a useful introduction to literary studies by making the readers aware of all the processes at work when a text is read and interpreted. Readers किस तरीके से टेक्स्ट को इंटरप्रेट करते हैं, that is what fourth chapter is all about. Third chapter is about narration. First chapter is about narration and fourth chapter is about readers. फर्स्ट चैप्टर में ये 4 पार्ट्स हैं, साइन ऑफ आई, इंक्लूसिवनेस, नैरेटर कैरेक्टर एंड मल्टीपल नैरेटर्स। He says, the writer Prince Carroll says that reading begins with a
defining a narrative as a collection of signs, right? हम तक कुछ साइंस पहुंचते हैं, यानी कि जो कुछ भी लिखा गया उसका एक मैसेज हम तक पहुंचता है। जो लिखा गया दैट इज अ साइन, और उस साइन के थ्रू स्टोरी हमको नरेट की जाती है। तो पहले पढ़ेंगे हम साइंस ऑफ आई। प्रिंस, राइटर हमारे, he claims that often the first person voice of the narrator is presented indirectly। ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हमें बताया जा रहा है वो एक्चुअल में तो नैरेटर की ही वॉइस है, राइट? Sometimes in a sentence where the second person pronoun you is used but it doesn't refer to or is said by a character, it might imply the presence of a narrator। Prince calls this a trace of the narrator। कई बार रीडर्स को यू कहकर एड्रेस किया जाता है। कोई भी पर्सन अपने आप को आई नहीं कह रहा है, लेकिन रीडर्स को एड्रेस किया जा रहा है यू कहकर। यू नो, यू आर रीडिंग दिस बुक, यू नो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू ग्रैब फ्रॉम दिस बुक, यू नो दिस बुक इज गोइंग टू गिव यू दिस मोरालिटी। कहीं ना कहीं एक आई भी छुपा है इन सभी लाइंस में। एक और एग्जाम्पल देखते हैं जो कि प्रिंस ने खुद ही दिया अपनी किताब में। सेंटेंस देखिए, as you know John went to France and then he went to Germany। राइट, इस सेंटेंस में क्या है? द ट्रेस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द नैरेटर। नैरेटर भी तो कहीं ना कहीं प्रेजेंट है, क्योंकि वो जानते हैं जॉन कहाँ गए, फ्रांस गए, उसके बाद जर्मनी गए। एज द यू इज एड्रेस टू एन इम्प्लाइड रीडर, हमारे लिए यू वर्ड यूज किया गया। हम रीडर्स हैं, कोई भी कभी भी इस किताब के इस सेंटेंस को पढ़ेगा तो हम रीडर्स इस किताब को पढ़ेंगे और इस यू को अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं लाइंस किसी आई ने तो बोली ही है ना, राइट? उसने खुद को आई नहीं कहा, लेकिन कहीं ना कहीं दैट पर्सन इज एन आई। तो यू एड्रेस किया गया किसी इम्प्लाइड रीडर को, और दिस इज एड्रेस्ड बाय सम पर्सन जिसको कि हम फर्स्ट पर्सन कह सकते हैं। साइन ऑफ आई को ही कंटिन्यू रखते हैं अभी, और डिटेल में समझिए तभी अच्छे से आंसर कर पाएंगे। एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाऊंगी, दिस इज द एग्जाम्पल, लेकिन पहले पढ़ते हैं कि लिखा क्या है। देयर आर सम साइंस ऑफ द आई प्रोनाउन दैट आर मच मोर डायरेक्ट। बहुत बार आई को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाता है कि कोई आई पर्सन है जो कि हमें कुछ बता रहा है। नैरेटर, ऐसा लगता है कि नैरेटर अपनी ही current going on situation को हमें बता रहे हैं। Spatio-temporal is the current going on situation in the space and time। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बहुत ही एक्सप्लिसिटली यूज किया जाता है, या आई की फॉर्म में या वी की फॉर्म में। That do not refer to a character within the story might refer to the narrator। कई बार ऐसा होता है कि हमारी स्टोरी का कैरेक्टर होता है, और कई बार ऐसा होता है कि शायद नरेटर किसी और कैरेक्टर को एक्सप्लेन करवा रहे हैं अपने लिए आई यूज करके, और उस कैरेक्टर के लिए वो फिर एज ए थर्ड पर्सन नरेशन करेंगे। पहले हम फर्स्ट पर्सन नरेशन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, वेरी पॉपुलर नॉवेल बाय चार्ल्स डिकेंस, काफी पॉपुलर है अपनी फर्स्ट पर्सन नरेशन के लिए, राइट? बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन से नॉवेल में फर्स्ट पर्सन नरेशन है। माय, देखिए माय अपने आप में एक फर्स्ट पर्सन नरेशन है। माय फादर्स फैमिली नेम बीइंग फिलिप एंड माय क्रिश्चियन नेम फिलिप, my infant tongue could make of both names nothing longer or more explicit than Pip। So I called myself Pip and came to be called Pip। देखिए कितनी बार फर्स्ट पर्सन नरेशन का यूज किया गया, my, I, myself। यानी कि एक कैरेक्टर अपनी स्टोरी बता रहा है, खुद की स्टोरी फर्स्ट पर्सन फॉर्म में कितना एक्सप्लिसिटली बताया गया है यहाँ पर। अब देखते हैं सेक्शन 2। ये 4 सेक्शंस हैं फर्स्ट चैप्टर के, बार बार देख सकते हैं आप इनको, एग्जाम में काम आएंगे। इंक्लूसिवनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस, रिलायबिलिटी एंड डिस्टेंस। इन दिस सेक्शन प्रिंस डिस्कसेस 4 क्वालिटीज। 4 क्वालिटीज हैं किसी भी नरेशन की। He claims that a narrator can be more or less intrusive, regardless of whether he is represented by a direct I। A narrator's intrusiveness is how overtly or not he is characterized as the narrator within the story। Prince point out करते हैं that not all intrusions are equally obvious in the novel Tom Jones, for example।
अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़िए, बहुत ही अच्छी नॉवेल है। इन द नॉवेल टॉम जोन्स द नैरेटर कॉन्स्टेंटली वॉन्ट्स द रीडर दैट द नैरेटिव इज गोइंग टू बी वेरी डिग्रेसिव, राइट। हो सकता है सभी रीडर्स को ये नैरेटिव पसंद ना आए। तो इंक्लूसिवनेस कहाँ पर हुई कि जो फर्स्ट पर्सन नैरेटर है वो सिर्फ अपनी स्टोरी ही नहीं बता रहे, लेकिन रीडर्स को बीच बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, रीडर्स को परसुएट कर रहे हैं कि वो उसी डायरेक्शन में सोचें जिस डायरेक्शन में नैरेटर उनको लेकर जाना चाह रहे हैं। तो दिस इज इंक्लूसिवनेस। रीडर्स को सिर्फ नरेशन नहीं दिया जा रहा है, अपना व्यू पॉइंट बनाने के लिए छोड़ा नहीं जा रहा है, रीडर्स के दिमाग में व्यू पॉइंट जबरदस्ती फीड किया जा रहा है। दैट इज व्हाट वी विल कॉल टू बी इंक्लूसिवनेस। अगर आप एग्जाम्पल दे सकते हैं और याद रख सकते हैं तो इन दो किताबों के एग्जाम्पल दीजिए अपने एग्जाम में। द स्ट्रेंजर is a novel which is considered to be not inclusive, and The Employed You Thames, this is considered to be very much inclusive novel. सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये एक और क्वालिटी है। नरेटर बहुत ज्यादा अपने बारे में बात करते हैं, अपने बारे में बहुत ज्यादा अवेयर होते हैं, राइट। और बुक को, किताब को पढ़कर ऐसा लगता है कि नरेटर जो है वो नरेटर ही है, हम कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं। इट इज काइंड ऑफ अ मेटाफिक्शनल फील कि हमें बार बार ये फील दिया जाता है कि दे आर रीडर्स आर रीडिंग समथिंग। रीडर्स कई बार पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं ना कि वो कोई किताब पढ़ रहे हैं और उसकी स्टोरी में लॉस्ट हो जाते हैं, स्टोरी में बिलीव करने लगते हैं। लेकिन जब हमारा नैरेटर सेल्फ कॉन्शियस होता है तब हमें वो मेटाफिक्शन की फीलिंग देते रहते हैं कि यू आर रीडिंग सम स्टोरी। जैसे कि मिडनाइट चिल्ड्रन बाय सलमान रश्दी बहुत पॉपुलर है सलीम सिन्हा की नरेशन के लिए, लेकिन सलीम सिन्हा बहुत मेटाफिक्शनल कंसेप्ट्स यूज करते हैं, स्टोरी को अपने तरीके से बताते हैं, बहुत से फैक्ट्स को मिस इन्फॉर्म करते हैं और रीडर्स को कंटिन्यूसली ये पता चलता रहता है कि दे आर रीडिंग समथिंग, समथिंग फिक्शनल इज गोइंग ऑन। वही सेम एग्जाम्पल्स आप यूज कर सकते हैं। मिशेल ब्यूटर की ले एम्प्लॉयड यू टेम्स बहुत ही सेल्फ कॉन्शियस वे में लिखी गई है। ऑन द कॉन्ट्ररी स्ट्रेंजर बाय एल्बर्ट कैमू इज नॉट सेल्फ कॉन्शियस और रीडर्स को अपने व्यू पॉइंट बनाने का पूरा मौका मिलता है। थर्ड क्वालिटी इज रिलायबिलिटी, राइट। आप कितना यकीन कर सकते हैं जो जो कुछ भी आपको नैरेटर बता रहे हैं, क्या वो यकीन करने लायक है या नहीं है। So this is the third quality, whether the narrator is trustworthy in his telling the story. लेशूट का एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले। इन द नॉवल लेशूट द नैरेटर इज एन established liar, constantly contradicting himself, making him unreliable, telling us the untrustworthy facts. In a novel where the reader is not made to question the narrator's reliability, the narrator is most likely a reliable one. हम जल्दी से यकीन कर लेते हैं कि कितने अच्छे कितने सच्चे हैं, तो वो रिलायबल कैरेक्टर है। प्रिंस प्रिंस गैरल्ट कहते हैं कि रिलायबिलिटी डज नॉट मीन अग्रीमेंट। रिलायबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप उनकी हर बात से अग्री हो जाओ। नैरेटर की हर बात से अग्री हो जाना रिलायबिलिटी नहीं है। मे बी यू कैन बी डिसएग्रीड। हमारा नैरेटर हमें कह रहा है कि मे बी इट इज ओके नॉट टू कीप फास्ट फॉर रिलीजियस पर्पसेस। उनकी कही हुई बात पर हमें इतना यकीन है कि उनका यकीन फर्म है, तो उनके यकीन पर यकीन होना इज रिलायबिलिटी। उनके यकीन से अग्री होना या ना होना इज नॉट रिलायबिलिटी। Fourth part is distance. The fourth quality of a narrator is distance. That is how the narrator is situated in relation to the events of the story. According to Prince, a narrator's distance can be of many kinds. It can be temporal distance, it can be physical distance, intellectual and moral or emotional. Example देखते हैं. For example, if the narrator is a participant in the events of the story, the relationship is close and the narrative distance is shorter. अगर हमारा narrator ही story का character है, तो distance short होगा। हर इवेंट का, हर इंसिडेंट का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हमें देखने को मिलेगा, राइट। और कई बार ऐसा होता है कि नैरेटर इज जस्ट एन ऑब्जर्वर ऑफ द इवेंट्स। द रिलेशनशिप इज डिस्टेंट। हर कैरेक्टर से उनकी रिलेशनशिप थोड़ी सी डिस्टेंट होती है, और अगर रिलेशनशिप डिस्टेंट है
तो नैरेटिव भी डिस्टेंट ही होगा, नैरेटिव भी लॉन्गर ही होगा, राइट? सो नैरेटिव डिस्टेंस इज व्हाट? It refers to the level of proximity or distance between the narrator of the story and the events and other characters being described. Next, third section. Narrator कभी कभी कैरेक्टर भी हो सकते हैं और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि नैरेटर किसी स्टोरी का, किसी नॉवल का कैरेक्टर नहीं है लेकिन आउटसाइडर है। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, प्रिंस कैरल, एक कैरेक्टर ने लिखा, एक नैरेटर ने लिखा, आई एट मीट। ऐसा भी माना जा सकता है कि कैरेक्टर अपने बारे में बता रहे हैं और ऐसा भी माना जा सकता है कि नैरेटर अपने बारे में बता रहे हैं अभी, उसके बाद बाकी कैरेक्टर्स की स्टोरी बताएंगे। लॉरेंस टेन्स का काफी पॉपुलर नॉवल ट्रिस्ट्रम शैली इसी तरीके की कंफ्यूजन का एग्जाम्पल है। जो हमारा नैरेटर कैरेक्टर है, सेंट्रल टाइटुलर कैरेक्टर ट्रिस्ट्रम, often does this. Many a times we do not get to know much about the narrator but about the other characters from this narrative. Next is multiple narrators. In any given narrative, there may be an indefinite number of narrators. जरूरी नहीं कि एक ही narrator हो, हर character आकर स्टोरी का नरेशन दे सकता है। बहुत बार बहुत सारी मूवीज हमने ऐसी देखी है जिसमें कि हर कैरेक्टर थोड़ा थोड़ा अपनी लाइफ के बारे में बताता है, राइट? सो Prince states among multiple narrators an hierarchy can often be established. हो सकता है कि सबसे पहले एक प्राइमरी नैरेटर आए जो कि सेकेंडरी नैरेटर को इंट्रोड्यूस करे, सेकेंडरी नैरेटर आए जो कि टर्शरी नैरेटर को इंट्रोड्यूस करे, एंड सो ऑन। एज आई लेड आइन बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, 15 नैरेटर्स हैं इसमें इन टोटल, जो कि अपनी फैमिली की एक मैट्रियार्क को बरी करने जा रहे हैं, उनकी डेथ हुई है रिसेंटली, और हर कैरेक्टर अपना अपना व्यू पॉइंट हमें धीरे धीरे बताना शुरू करता है, राइट? एज आई लेड आइन, वेरी पॉपुलर बाय, written by विलियम फॉकनर। रीडिंग नैरेटिव की अगर बात करें तो इस सेक्शन में, चैप्टर 4 के इस सेक्शन में प्रिंस हमें बता रहे हैं कि हर तरीके के, तरह तरह के रीडर्स होते हैं। इन द प्रिस्क्राइब्ड सेक्शन फ्रॉम दिस चैप्टर, प्रिंस शिफ्ट्स हिज फोकस फ्रॉम द फिगर ऑफ द नैरेटर टू दैट ऑफ अ रीडर। रीडर भी हर तरीके के होते हैं, आइडियल रीडर्स, वर्चुअल रीडर्स, इम्प्लाइड रीडर्स, इन्फॉर्म्ड रीडर्स। बहुत सारे रीडर्स ऐसे जिनको बहुत कुछ राइटर के बारे में और कैरेक्टर्स के बारे में और एरा के बारे में, हिस्ट्री के बारे में पहले से पता होता है। कॉम्पिटेंट रीडर्स, एक्सपीरियंस रीडर्स, बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हैं। सुपर रीडर्स तो एक्सपीरियंस से भी आगे। आर्क रीडर्स, एवरेज रीडर्स, जस्ट शौक के लिए थोड़ा बहुत कभी कभी पढ़ लेते हैं। एंड प्लेन ओल्ड रीडर्स नाउ अबाउंड इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो क्रिटिसिज्म इनमें से हर कोई कर सकता है, लेकिन हर कोई जो क्रिटिसिज्म करेगा किसी नॉवल का, किसी राइटिंग का, वो अपने अपने अलग अलग रीडिंग हैबिट्स के हिसाब से करेगा। बेसिकली समराइज कर लेते हैं, प्रिंस क्या डिफाइन करते हैं? रीडिंग क्या है? एक इंटरैक्शन बिटवीन अ टेक्स्ट एंड अ रीडर, राइट? इन सच अ वे दैट लेटर यानी कि रीडर इज एबल टू आंसर करेक्टली एटलीस्ट सम क्वेश्चंस अबाउट द मीनिंग ऑफ द फॉर्मर। मीनिंग ऑफ द फॉर्मर मतलब मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। इस तरीके से रीडर पढ़ता है या पढ़ना चाहिए कि कुछ क्वेश्चंस तो आंसर कर पाए। कोई भी नॉवेल, कोई शॉर्ट स्टोरी अगर आपने अभी रिसेंटली पढ़ी है, थिंक अबाउट इट, इतने हिसाब से तो पढ़ा होगा कि आपसे पूछा जाए कि ये कैरेक्टर कौन था, इस कैरेक्टर की सिस्टर कौन थी, ब्रदर कौन था, हस्बैंड कौन था, वाइफ कौन थी, तो आप आंसर कर पाए, या किसी का व्यू पॉइंट क्या था तो आप आंसर कर पाए। A reader both asks questions of a text and answers them on basis of his reading. Prince then distinguishes between reading a text in activity and reading of a text, a possible interpretation of the text. एक तो होता है रीडिंग आप कर रहे हैं आउट ऑफ सम एक्टिविटी, राइट? कि रीड करना है, रीडिंग मेरे डेटा में ऐड होनी चाहिए कि आई हैव रेड समथिंग। और कुछ लोग रीड करते हैं कि टेक्स्ट का इंटरप्रिटेशन कर पाए। अब पूरे वीडियो को समराइज कर लेते हैं। नैरेटर इज ऑफन रिप्रेजेंटेड थ्रू द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। सबसे पहले हमने ये बात की थी, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के थ्रू बहुत सारे नैरेटर खुद को एड्रेस करते हैं, बट दिस माइट नॉट नेसेसरीली ऑलवेज बी द केस, राइट? बहुत बार रीडर्स को यू कहकर एड्रेस कर दिया जाता है लेकिन खुद को आई नहीं बोला जाता। One can recognize various qualities of literary narrator within a text. Among these are intrusiveness,
कितना हमारे व्यू पॉइंट को सेबोटेज करना चाह रहे हैं, मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं हमारे नैरेटर, अपने बारे में कितनी बात करते हैं, जितनी बातें करते हैं क्या वो रिलायबल हैं या नहीं, अपने आप को कितना डिस्टेंट रखा हुआ है बाकी कैरेक्टर्स और बाकी इवेंट से। Narrators can often be characters within their own stories and can hold varying degrees of importance. Narrator story का character भी हो सकता है. Moreover, one text need not have a single narrator. Multiple narrators हो सकते हैं. In fact, multiple narrators बहुत common है literature में. मैंने आपको As I Lay Dying का example दिया था. Prince then discusses another important unit of a narrative, this one, however, mostly situated outside of narrative, that is reader. शुरुआत में बात की थी रीडर की वजह से ही तो किसी नॉवेल की इम्पोर्टेंस होती है, सिर्फ प्रिंट करवा दिया जाए तो उसकी इम्पोर्टेंस नहीं होती ना जब तक लोग पढ़ेंगे नहीं. So Prince highlights the importance of the activity of reading. रीडिंग की एक्टिविटी कितनी इंपॉर्टेंट है और रीडर किस तरीके के हो सकते हैं. कुछ रीडर जो कि सिर्फ टेक्स्ट पढ़ते हैं अपने डेटा में ऐड करने के लिए, और कुछ रीडर्स जो कि रेलेवेंट क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं और टेक्स्ट को इंटरप्रेट भी कर सकते हैं. I hope you understood it well. Please do not forget to share and subscribe the channel and provide your valuable feedback in the form of comments, and a great good luck for your upcoming examination.